नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मेटल और नॉन मेटल का भाग 5 पढ़ेंगे, पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा था। हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, धातुओं का निष्करण किस प्रकार किया जाता है। मिनरल और ओर के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये देखा था जो धातु ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती है, उनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल लो है, नीचे आती है, या तो वो फ्री स्टेट में मिलती है या फिर उनके ऑक्साइड को हम यदि गर्म कर दें, गर्म करने से सिंपली उनके ऑक्साइड को क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो हमें उनसे क्या मिल जाती है, धातु मिल जाती है। और मॉडरेटली जो बीच में आते हैं धातुएँ, उनके क्या करेंगे, उनके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, निष्पादन और बर्जन। उनके जो ओर्स है, ज़्यादातर और कार्बोनेट और सल्फाइड और होते हैं, उनको पहले ऑक्साइड में बदल लेंगे, फिर उस ऑक्साइड का क्या करना, हमने रिडक्शन करना, अपचयन करना है। इस प्रकार हम धातुएं प्राप्त करते हैं। आज हमें क्या करना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन के दौरान जो धातुएं हमें मिलती है, एक्सट्रैक्शन के दौरान जो धातुएं हमें मिलती है, उन धातुओं के अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। और उस इम्प्योरिटी को बाहर निकालना क्या प्रोसेस कहलाती है, वो रिफाइनिंग कहलाती है। धातुओं का पृष्करण, धातुओं का पृष्करण। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द मेटल इज नोन एज वाटर रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग। एक्सट्रैक्शन के दौरान, निष्करण के दौरान जो धातुएं हमें प्राप्त हुई है, उनमें अब भी इम्प्योरिटियाँ रह जाती है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहलाती है। इसके लिए जो मोस्ट प्रोसेस जो यूज किया जाता है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी पृष्करण। ये कॉपर, जिंक, टिन, लेड, इस प्रकार की धातुओं को रिफाइन करने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है। रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को हमने पढ़ना भी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, किस प्रकार है। इसका हम कॉपर का एग्जांपल लेके हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टडी आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है। तो रिफाइनिंग का मीनिंग पता लग गया। रिफाइनिंग जस्ट एक प्रोसेस है, क्या है, मेटल को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिफाइनिंग बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी पृष्करण, हिंदी में इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। ठीक है, एक क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, यहाँ बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, टैंक होता है। ठीक है, इस टैंक के अंदर जो भी मेटल हमें प्यूरिफाई करनी है, मान लिया हमने कॉपर को प्यूरिफाई करना है, तो उसी मेटल का क्या लिया जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है। उसी मेटल का क्या लिया जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है। जैसे कॉपर को प्यूरिफाई करना, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, विलियन लेंगे। तो कॉपर सल्फेट का इसके अंदर क्या है, हमारे पास विलियन होगा। ये क्या हमारा कॉपर सल्फेट है। ठीक है, और दो क्या होती है मेटल की रोड्स, एक क्या, ये जो ये थिन रोड है, जो मोटी रोड है, ये क्या है, इम्प्योर मेटल हमारी, क्या है, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। थिन ब्लॉक, ये क्या है, इम्प्योर मेटल, जो एक्सट्रैक्शन के दौरान हमें प्राप्त हुई वो मेटल है ये। एक क्या लेंगे हम, बिल्कुल थिन रोड, पतली रोड। ठीक है, बिल्कुल थिन स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, ये क्या, थिक जो मोटी रोड है, ये किसकी, इम्प्योर मेटल की है। और ये जो पतली रोड है, ये किसकी, आपकी प्योर मेटल की है, प्योर मेटल की है। इस रोड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से, इसको बैटरी के नेगेटिव पोल से, जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं जिसको, उसको क्या बोलते हैं, मेनोड। और जिसको बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो इसका जनरली क्या है, सेटअप है। इस सेटअप में क्या है, देखो एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हो गया, आप एक वेसल लिए, इसमें क्या सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है। किसका सॉल्यूशन है, अब मान लो हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने।
जिंक की करे तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते, उसी मेटल का क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो फिर जो इम्प्योर रोड है हमारी, उसको क्या बनाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे, उसको क्या कहेंगे, एनोड। और जो प्योर स्ट्रिप है हमारी, उसको क्या कहेंगे हम, कैथोड, उसको बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया जाता है। तो होता क्या है इसके अंदर, इट्स वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने इसको। होता क्या है, जो इस रोड है, इस रोड में से मेटल डिजोल्व होगी कहाँ पे, आपके इस सॉल्यूशन के अंदर आएगी। इस रोड में से मेटल कहाँ आएगी, आपकी इस सॉल्यूशन के अंदर आके क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। और इस सॉल्यूशन में से, इस विलियन में से कहाँ चली जाएगी, इस पतली स्ट्रिप के ऊपर आके इकट्ठी हो जाएगी। अब ये होता कैसे है, ये इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस होगी कैसे, ये और देखते हैं हम किस प्रकार ये पूरी प्रोसेस होगी। ध्यान से देखें इसको। होना क्या है इस प्रोसेस में, देखो जिस जो आपके ये जो मोटी रोड है, ठीक है, जो थिक रोड है, इसमें से क्या होगा, कॉपर कहाँ डिजोल्व हो जाएगा आपका सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में से कहाँ चला जाएगा आपका, कहाँ चला जाएगा, इस पतली रोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर क्या है, इकट्ठा हो जाएगा। तो टाइम के साथ ये रोड क्या होती जाएगी, पतली हो जाएगी, और ये रोड क्या होती जाएगी, इसकी थिकनेस, मोटाई बढ़ती जाएगी, और ये प्योर कॉपर होगा इस रोड के ऊपर बिल्कुल। तो देखो होगा क्या इसके अंदर, देखो आपने कॉपर सल्फेट का विलियन लिया है, इसका लिया है कॉपर सल्फेट का विलियन। ये क्या होगा, मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का। तो इसके अंदर दो आयन बनेंगे, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। जब भी किसी लवण को जल में डालते हैं तो वो क्या है, उसके आयन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, उसके आयन्स बन जाते हैं। एक धन आयन और एक ऋण आयन, कटायन एंड अनायन, कॉपर आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव आयन है यहाँ से, कौन सा आयन है सॉल्यूशन में से, Cu2 पॉजिटिव आयन है, कहाँ जाएंगे ये, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कौन है, कैथोड है। कहाँ पे जाएंगे, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड पे क्या होगा, कॉपर आयन, ठीक है, कॉपर आयन क्या करेंगे, कैथोड पे जाएंगे, और कैथोड पे जाके क्या गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, ठीक है, और किस में बदल जाएंगे, कॉपर के अंदर। ये जो आयन है कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे, और कैथोड पे जाके जिनका अपने जो ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज से क्या हो जाएंगे, को लूज कर देंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। और किस में बदल जाएगा, कॉपर एटम के अंदर बदल जाता है, कॉपर एटम के अंदर क्या होगा, ये बदल जाएगा। तो कॉपर एटम, कॉपर आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर एटम के अंदर बदल जाएंगे, और ये कॉपर एटम कहाँ हो जाएंगे, इसके ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे। तो इस रोड की थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, इस रोड में से, इस रोड में से कॉपर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या है, जो इम्प्योर जो ये रोड है, इसमें से कॉपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, और ये आयन कहाँ आ जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, और इस सॉल्यूशन में से आयन कहाँ चले जाएंगे, इस रोड के ऊपर चले जाएंगे। तो है कुछ नहीं इसके अंदर, सिंपल सी प्रोसेस है। ये इम्प्योर रोड हमारी, इस इम्प्योर रोड में से कॉपर के आयन कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, और इस सॉल्यूशन में से कहाँ चले जाएंगे, इस रोड के ऊपर चले जाएंगे। जो आपकी ये पतली रोड है, ये टाइम के साथ क्या होती जाएगी, थिक मोटी होती चली जाएगी। और कुछ नहीं, ये सिंपल सी प्रोसेस है ये। इसको पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक बात और यूज रखना, जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिसके ऊपर परत चढ़ेगी वो हमेशा क्या बनेगी, आपकी कैथोड बनेगी। क्या बनेगी, कैथोड बनेगी, ठीक है। तो सिंपल सा सेटअप है ये। इम्प्योर मेटल का रोड जो, उसको क्या बोलेंगे हम, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे एनोड, और इम्प्योर मेटल की जो रोड है उसको क्या बोलेंगे हम, बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया, उसको क्या कहेंगे, कैथोड। बीच में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, जो विलियन लिया है, उसी मेटल का होना चाहिए। जैसे कॉपर का किया तो कॉपर सल्फेट का ये। तो होगा क्या इसके अंदर, सॉल्यूशन में से कॉपर आयन कहाँ चले जाएंगे, इस रोड पे, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल जाएंगे, कॉपर में। और इस रोड में से कॉपर क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और बात रही इम्प्योरिटी की, वो इम्प्योरिटी जो इस रोड के अंदर इम्प्योरिटी, वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी आपकी, और इसको क्या बोलते हैं हम, एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड इसको कहा जाता है।
तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, धीरे धीरे सारे कॉपर सॉल्यूशन में आएगा और कॉपर से सॉल्यूशन में से कहाँ चला जाएगा, इस रोड के ऊपर आ जाएगा। और ये रोड क्या हो जाएगी, जो पतली रोड थी आपकी क्या हो जाएगी, वो मोटी हो जाएगी और बिल्कुल प्योर कॉपर होगा फिर ये, ठीक, बिल्कुल क्या होगा, प्योर कॉपर। जो इम्प्योरिटी रह जाएगी वो यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, एनोड मड इसको कहा जाता है। तो ये प्रोसेस है किसकी, रिफाइनिंग की। किसकी प्रोसेस है ये, बिल्कुल रिफाइनिंग की प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल किसकी प्रोसेस है ये, रिफाइनिंग की क्या आपकी प्रोसेस है। चलो अब एक सैम्पल प्रॉब्लम है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं। कोई और है, एक किसी मेटल का और है, ठीक है, ये HCl के साथ रिएक्शन करता है। किसी मेटल का एक और है, वो HCl के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कोई मेटल का और है, HCl के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है इस ओर को, इस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे। तो देखो यहाँ क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये क्या हमारा एसिड है, ठीक है, ये मेटल का ओर है हमारा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाता है, कार्बोनेट और बनाते हैं। कौन से और बनाते हैं, कार्बोनेट और बनाते हैं। जब भी मेटल का कार्बोनेट, किसी मेटल का कार्बोनेट HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो जरूर भी ये और कौन सा और होगा, कार्बोनेटेड और होगा। कौन सा और होगा, कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड और होगा। और हम पढ़ चुके हैं पहले, कार्बोनेटेड और है तो उसको किस में बदलेंगे, ऑक्साइड और के अंदर बदलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, निष्पादन। क्या बोलेंगे इसको, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन करेंगे। अब ऑक्साइड का क्या करना हमने, ऑक्साइड का क्या कर देना, अब अपचयन, रिडक्शन। क्या कर देना है, रिडक्शन। कार्बन के साथ इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे हम, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इस लेसन का, क्या है आपका, कोरोजन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण इसको बोला, संक्षारण इसको बोला जाता है। देखो कोरोजन क्या होता है, जैसे कोई भी धातु है समय के साथ एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम कोरोजन बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को कोरोजन बोलते हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखें, स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय, slowly eating up of the metal by air, moisture or chemicals, ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे धातु का खराब हो जाना, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। एटमॉस्फेयर के द्वारा धातु का क्या है, खराब हो जाना, खाया जाना, क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है ये, ठीक है। स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय द एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। इसका जो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं डेली लाइफ में, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना, ठीक है। तो आपने देखा होगा लोहे के जो भी आर्टिकल है, लोहे की जो भी वस्तुएं हैं जो बाहर पड़ी रहती हैं, तो क्या होता है, उनके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है। ब्राउन कलर की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, वो पपड़ी सी फिर उखड़ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और जंग का जो फार्मूला क्या होता है, Fe2O3XH2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करें सभी बच्चे। लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3XH2O, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। जंग का ये क्या आपका फॉर्मूला है, ये रस्ट का क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो लोहे के ऊपर देखो जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, लोहे को जंग जो लगता है तो क्या है, मॉइस्चर। सबसे पहली जो नीड क्या है, मॉइस्चर, पानी चाहिए।
सेकंड क्या चाहिए इसको, ऑक्सीजन। जब आयरन इनके कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, नमी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी आयरन आएगा तो क्या है, उसकी सरफेस पे एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हम जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। यदि मान लो लोहे को जंग लग जाता और एक बार जंग लग जाता तो वो तो फायदेमंद होता। मान लिया कैसे है, लोहे का ये टुकड़ा है, इसके ऊपर एक बार जंग लग गया ये, ठीक है, ये लेयर बन गई। यदि ये लेयर इसके ऊपर चिपकी रहती तो फायदेमंद होती, क्योंकि आगे इसकी सरफेस पे जंग नहीं लगता। परंतु क्या है, ये जो लोहे की ये जो बना है ब्राउन कलर की, ये पपड़ी क्या हो जाती है, इससे अलग हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। फिर आगे फ्रेश नई सरफेस के ऊपर जंग लगेगा, फिर वो धीरे धीरे सारा आयरन का आर्टिकल क्या हो जाता है, गल जाता है, निकल जाता है, यहाँ से खराब हो जाता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कोरोजन के लिए दो जो मेन कंडीशन कौन कौन सी है, मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों कंडीशन होगी, मॉइस्चर भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, लोहे है तो लोहे के क्या है, जंग लग जाता है। तो जितने बड़े बड़े मान लो पुल होते हैं या कोई भी लोहे का आर्टिकल है, डेली लाइफ में देखा भी होगा सभी बच्चों ने कि उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर बनती है उसी को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो क्या हुआ, वो कोरोजन नहीं है एक तरह का, धीरे धीरे वातावरण क्या करेगा, उस मेटल को क्या करेगा, खा जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट, कोरोजन। उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से कैसे बचा जाए, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाए। बिल्कुल इजी मेथड है, तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेथड है इसमें, फर्स्ट क्या है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। सबसे पहला क्या है, बाय अप्लाइंग पेंट्स। लोहे का ये आर्टिकल है, इसके ऊपर क्या लगा दें हम, क्या कर दें, इसके ऊपर पेंट कर दें। पेंट करने से क्या होगा, लोहे की जो सरफेस है, लोहे की जो है सरफेस, आयरन की जो सरफेस है, किसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, ना ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, ना ही किसके है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी। तो कांटेक्ट में नहीं आएगी तो क्या इसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। सेकंड क्या है, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। सेम वे में यही ग्रीस और ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, तो क्या है, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट क्या हो जाएगा, आपकी मेटल का, धातु का, लोहे का क्या हो जाएगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा। कांटेक्ट नहीं रहेगा तो क्या उस पर रस्ट नहीं लगेगा। थर्ड जो मेथड है इसमें क्या है, गैल्वेनाइजेशन। बाय गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यशुद्ध लेपन। क्या बोलते हैं इसको, यशुद्ध लेपन इसको कहा जाता है। देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लोहे के आर्टिकल के ऊपर, मान ले लोहा है ये हमारा, ठीक है, आयरन है, इसके ऊपर किसकी परत चढ़ा दें हम, जिंक की। किसकी परत चढ़ा दें, जिंक क्या होता है, जस्ता बोलते हैं हिंदी में। जिंक की यदि लेयर परत इसके ऊपर चढ़ा दें तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज व्हाट, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको, गैल्वेनाइजेशन। लोहे या निकल जैसी हमारी धातुएं हैं, इनको ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, किसकी परत चढ़ा दी जाती है, हमारे इनके ऊपर जिंक की क्या है, परत चढ़ा दी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यशुद्ध लेपन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, अब इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर में, तो इसके ऊपर एक लेयर बनेगी, किसकी लेयर है, जिंक ऑक्साइड की। किसकी लेयर बनेगी, जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जो जिंक ऑक्साइड की लेयर काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है, काफ़ी क्या होती है, हार्ड होती है, और इससे आयरन को क्या करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी। आयरन को क्या करेगी, कॉन्टैक्ट प्रिवेंट करेगी, आयरन को जंग लगने से बचाएगी। क्योंकि जिंक है, जिंक के ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड की लेयर, और जिंक ऑक्साइड की लेयर जो बनती है वो क्या है, काफ़ी हार्ड होती है, जो इसको फर्दर क्या करेगी, कोरोजन नहीं होने देगी, उस पर रस्ट उसके ऊपर नहीं लगने देगी। यदि मान लो लोहा है ये, ठीक है, इसके ऊपर ये किसकी लेयर, आपकी जिंक की लेयर है। यदि जिंक की लेयर हट जाए, यहाँ से कट लग जाए इसके ऊपर, फिर भी आयरन के ऊपर जंग नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। पहले कोरोइड कौन होगा, पहले जंग किसके ऊपर लगेगा, पहले संसारित कौन होगा, जिंक होगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से क्या है, लोहे से क्या है, ज़्यादा है।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु के क्या कर दें, परत चढ़ा दें हम, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके द्वारा भी क्या है, कोरोजन से बचा जा सकता है। और रस्टिंग, लास्ट जो मेथड है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, मिश्र धातु। भी जंग से बचना का एक उपाय क्या है, मिश्र धातु बना दे। मिश्र धातु क्या होता है, एक संगामी मिश्रण है। संगामी क्या है, मिश्रण है। जैसे नमक को पानी में डालते हैं, एक मिश्रण बनता है, ऐसे दो या दो से अधिक धातुओं का संगामी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज नोन एज बट एलॉयज। तो एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज नोन एज बट एलॉयज। एलॉयज क्या हो गया, मिश्र धातु इसको बोला जाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो मिश्रण है, संगामी मिश्रण है, उसको क्या बोलते हैं, हमें मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे हमने देखा होगा स्टील है, स्टील के बर्तन घर पे यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, आयरन, कॉपर, निकल, ठीक है, इससे मिलके बना होता है। दूसरा हम लिखते हैं क्या, ब्रास है, ब्रोंज है, इंपॉर्टेंट है ये, ब्रास है, ब्रोंज है। देखो इनके अंदर क्या क्या होते हैं, ब्रास के अंदर क्या होगा, ब्रोंज के अंदर क्या होगा। ब्रास के अंदर क्या होता है, कॉपर और जिंक। ब्रोंज क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, कांसा, ठीक है। ब्रास को क्या बोलते हैं हमें, ब्रास को क्या बोलते हैं, पित्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्तल। तो पित्तल जो ये एलॉय है, ब्रास जो एलॉय है, किन किन धातुओं से बना होता है, कॉपर और जिंक से। ये किससे बना होता है, कॉपर और टिन से। किससे बना होता है, कॉपर और टिन से। बहुत बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियली वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। ब्रास के अंदर कौन कौन सी धातुएं होती है, किस किस धातुओं कैसे मिलकर ये बना होता है। तो ब्रास के अंदर क्या होते हैं, कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज के अंदर क्या होते हैं, कॉपर और टिन होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपका इन दोनों में से एक धातु यदि मरकरी हो, यदि आपने क्या है एक एलॉयज बनाया, उसमें से एक धातु आपकी मरकरी हो, तो उस मिश्र धातु को क्या बोलेंगे हम, अमलगम। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बट अमलगम। उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोला जाता है। यदि सोडियम को मरकरी के अंदर डाल दे, सोडियम अमलगम बन जाता है। कौन सा बन जाएगा वो, सोडियम अमलगम बन जाता है। तो एक धातु यदि आपकी मरकरी होगी तो उस एलॉय का नाम क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाता है। तो ये क्या है, आपके एलॉयज है, ठीक है। क्या है, एलॉयज। तो एलॉयज बना के भी क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। तो जो ये मिश्र धातु होगी, अब इस मिश्र धातु के देखो कुछ गुण होते हैं। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, देखो कॉपर, जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों डाले हैं, तो इस दोनों की प्रॉपर्टी होगी, जो एलॉयज होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी दोनों ही कंपोनेंट से। उसके दोनों ही कंपोनेंट से क्या होगी, स्ट्रॉन्गर और हार्डर होगी। इसका रेजिस्टेंस दोनों से ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी इसकी कम होगी। ये कुछ बातें इनकी, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमने पढ़ लिया आयरन का। और भी जो धातुएं हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, कोरोजन होता है, जंग लगता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं हमें, एक दो एग्जाम्पल और हमारे लिए। कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो चांदी होती है, ठीक है, सिक्के होते हैं चांदी के, समय के साथ काले हो जाते हैं। जितने भी इसके मान लिया आभूषण है वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो क्या बोलता है, सिल्वर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में होती है उससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। चांदी के काला होने का कारण यही है, सिल्वर सल्फाइड की उसके ऊपर क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। कॉपर, देखो
कॉपर पे भी कोरोजन होता है। कॉपर के जो बर्तन है वो क्या हो जाते हैं टाइम के साथ, उनके ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है। क्या बन जाती है? हरे रंग की। इसमें देखो कॉपर के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर बनती है जो एक मिक्सर है किसका, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनका ये जो मिक्सचर है इसकी परत बनती है जो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। कॉपर को इसको साफ करने के लिए क्या करते हैं हम? एसिड। जैसे तांबे, मान लो तांबे का कोई बर्तन है, उसके ऊपर यदि जंग लग गया, ये मान लो ये लेयर बन जाती है, मान लो कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन हो जाता है, तो हम नींबू से उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्योंकि नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और ये अम्ल क्या कर देता है? इन दोनों साल्ट्स को क्या कर लेता है? डिजोल्व कर लेता है। क्या कर लेता है? डिजोल्व। इस प्रकार प्रिवेंशन हो जाता है। इस प्रकार क्या होगा? रस्ट क्या हो जाएगा? वो साफ हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी कोरोजन के बारे में जो हमने पढ़ ली हैं। तो कोरोजन क्या है, उससे कैसे बचा जाएगा, सिंपल सी बातें थी। क्योंकि कोरोजन के बारे में जिन लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में बहुत पहले से हम पढ़ चुके हैं, कैसे इससे बचा जाता है। तो हमने मेथड बाय अप्लाइंग पेंट, बाय गैल्वेनाइजेशन। एक जो क्या है एल्यूमिनियम, लास्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक ऐसी धातु है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। एल्यूमिनियम मान लिया ये, ठीक है, इसके ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। तो ये लेयर क्या करती है? इस धातु को आगे प्रोटेक्ट करती है। आगे इसके ऊपर क्या है? कोरोजन जंग नहीं लगने देती। ठीक है, संसारित इसको नहीं होने देती। इस धातु को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करती है? तो कौन है? एल्यूमिनियम है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है, इसको यदि हम क्या करें? मोटा कर दें, इसको क्या कर दें? इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को थिक करते जाएं, तो इसके ऊपर कोरोजन नहीं होगा। इसके ऊपर कोई भी कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस लेयर को मोटा करने के लिए एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? एनोडीकरण। इस प्रोसेस को बोला जाता है, एनोडाइजिंग बोलते हैं इंग्लिश में। एनोडाइजिंग क्या बोला जाता है इसमें? एनोडाइजिंग बोला जाता है। तो करते हैं कैसे इसको? वही ये हो गया हमारा, ये क्या है? एल्यूमिनियम है। बैटरी के पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल से एक और इलेक्ट्रोड लेंगे। यहाँ क्या लेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, करंट पास करेंगे जब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगी। और वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। और इसके ऊपर लेयर क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहा जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है एनोडीकरण। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है उस लेयर को क्या करना? हमने थिक करना है। क्या करना है? थिक उसको करना है, ताकि वो क्या हो? प्रोटेक्ट हो सके, उसके ऊपर कोरोजन ना लगे। तो ये कोरोजन की कुछ बातें थी। ठीक है, तो सिंपल है ये। अब इस लेसन के कंप्लीट हो चुका है, इस लेसन हमारा। इस लेसन के हम क्या कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एनटीएससी एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही क्या करेंगे? आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करते हैं, देखो कोई 4 एलिमेंट है। वी हैव 4 एलिमेंट ए बी सी डी, 4 तत्व है। एक का एटॉमिक नंबर 6 है, एक का 8, एक का 10 और एक का 12 है। 6 है, 8 है, 10 और 12 क्या है? इनके परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक, या फिर क्या बोलोगे आप? एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, 8 है, 10 और 12 है। तो क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन से तत्व आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ए का, बी का, सी का और डी का, KLMN। ठीक है, तो ए में 6 है तो 2 और 4 हो गया। 8 है तो क्या हो गया? 2 और 6। 10 है तो क्या हो गया? 2 और 8। ये क्या हो गया? 2, 8 और 2। अब आप पहले सेल चेक करेंगे जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, वही एटम क्या करेंगे? आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। इसमें देखो 2 और 8 कंप्लीट, इसका 8, इसका ऑक्टेट क्या पूरा? ये तो नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये रह गया 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ना लिए जा सकते, ना लिए जा सकते, ये सहसंयोजी आबंध बनाएगा।
ये 6 है और ये क्या है 2 है, तो ये बी और डी कौन कौन से है, बी और डी जो तत्व है आपके को क्या बनाएंगे, ये दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, क्या बनाएंगे, वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही, इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आते रहते एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट जो देखेंगे आप, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज, कोई एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, तो ये पूछता है एक्स पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी का क्या बना दिया हमने, धनायन बना दिया, क्या बना दिया धनायन। अब 19 एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर क्या है 19 ही इलेक्ट्रॉन और 19 ही क्या है प्रोटॉन है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। अब एक्स पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन निकालना, देखो धनायन कब बनेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो एक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, क्या बन गया एक्स पॉजिटिव बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 19 थे, अब एक गया, कितने बच गए इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देयर विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। यदि प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन 19 के 19 ही रहेंगे, प्रोटॉन उतने के उतने ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन, किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन विद्युत का सुचालक नहीं होगा। NaCl, MgCl2, MgCl2, CCl4 और CaCl2। देखो अब ध्यान से देखो, NaCl में क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव। देखो NaCl, MgCl2 और CaCl2, ये जो मैंने तीनों जो राउंड किए हैं ये कौन से कंपाउंड है, आयनिक है। कौन से है, आयनिक है। बच गया कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। क्लोरीन में क्लोरीन 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 और क्लोरीन, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, क्योंकि क्लोरीन कितने नंबर पे 17 पे आता है, 17 पे आता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 8 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आबंध जो बने, देखो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने, सहसंयोजी आबंध है ये, ठीक है। तो सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक क्या के अंदर आयन नहीं होंगे, आयन नहीं होंगे तो विद्युत को क्या नहीं करेगा, वो संचालित नहीं करेगा, ठीक है, बेड कंडक्टर होगा ये। इस प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं हम 2-4 और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, which one of the following contain a double bond as well as a single bond। क्वेश्चन क्या है, which one is, आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, उनमें से बताना है उसमें डबल बॉन्ड भी होंगे और सिंगल बॉन्ड भी होंगे। जैसे पहला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा क्या दिया हुआ है C2H2 दिया है, नेक्स्ट क्या है O2 है, और एक क्या है C2H4। ये 4 आपको मॉलिक्यूल दिए हैं, इनमें से पूछा है एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी, तो हमें इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने होंगे। तो कार्बन में देखो, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, सेम यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो यहाँ देखो ये बॉन्ड बनेगा, देखो कैसा बॉन्ड बन गया बीच में, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे तो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के 8 पूरे हैं, इस ऑक्सीजन के भी क्या हो गए यहाँ पे 8 पूरे हो गए, सेम ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ये C2H4, कार्बन है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है 2 3 4, दूसरे कार्बन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, एक इस हाइड्रोजन का एक इस हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ये बॉन्ड भी आपका क्या हो जाएगा सिंगल हो जाएगा। यहाँ सेम हाइड्रोजन जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड, तो बीच में कौन सा डबल बॉन्ड। तो यही मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी है। C2H2 में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और सिंगल होगा, O2 में कौन सा होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो देखते हैं हम 1-2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए और ऑफ मरकरी, इनमें से मरकरी का और कौन है, रॉक साल्ट, कैलामाइन, रॉक साल्ट, कैलामाइन, सिनाबार, हेमेटाइट।
इनमें से मरकरी का और कौन सा है? तो सिनेबोर किसका और होता है? ये मरकरी का HgS, ठीक है। रॉक साल्ट किसका होता है? सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम का होता है। कैलामाइन किसका होता है? जिंक कार्बोनेट किसका और होता है? ये जिंक का होता है। और हेमेटाइट क्या किसका और होता है? ये आयरन का और होता है। किसका और होता है? ये आयरन का क्या होता है? और होता है। तो पूछा किसका था? मरकरी का कौन है? सिनेबोर है। मरकरी का कौन है? सिनेबोर है। और क्वेश्चन देखते हैं एक दो इसमें, और हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से कौन सी धातु को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? हमें पता है बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का और होता है। किसका और होता है? एल्यूमिनियम का क्या होता है? और होता है। इसलिए क्या होगा? एल्यूमिनियम को ही इससे क्या किया जाएगा? एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। जैसे कि ये है बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? इनमें से कुछ 4 एलिमेंट दिए गए हैं आपको, पोटासियम, सल्फर, फास्फोरस और आर्गन। इनमें से बेसिक ऑक्साइड किसका होगा? हमें पता है धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो पोटेशियम एक मेटल है, इसके ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक होंगे। क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड होंगे। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसका क्या होगा? ये आंसर होगा, ठीक है। और इसके अंदर और क्या है? इसमें एक जो क्वेश्चन दिया है, जो आपका है AgNO3 का सॉल्यूशन दिया गया आपको। ये सॉल्यूशन दिया गया किसका? AgNO3 का। सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। और 4 हमें मेटल दी गई है। कौन सी मेटल दी गई है? 4 मेटल दी गई है, मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड और कॉपर। मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड और कॉपर। ये पूछा है इनमें से कौन सी धातु सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से जो नीचे आती है वही धातु क्या है? सिल्वर को यहाँ से नहीं हटा सकेगी, डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो वो कौन सी है? देखो मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, जिंक भी ऊपर आता है, कॉपर भी ऊपर आता है, तो कौन बच गया? गोल्ड। तो इसकी रिएक्शन यदि गोल्ड के साथ करवाओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है कॉन्टैक्ट के लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री का जो और लेसन जो बच गया हमारा वो करेंगे। तो अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी वीडियो आती है बेल आइकन दबाने से क्या आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू।